हेलो स्टूडेंट्स, आपका JSS स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम 8वीं कक्षा की द्वितीय भाषा से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर जो है आपका उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये 2025-26 का जो मॉडल टेस्ट पेपर आया है रिसेंटली, उसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है आपका, देखें कि विषय हिंदी सेकंड लैंग्वेज और पेपर को सॉल्व करने का समय जो है आपका 3 घंटा दिया गया है और पूर्णांक जो है पूरे वो हैं 80 नंबर और CE जो लगेगी आपकी वो 20 मार्क्स की होगी। तो इसके बाद में हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं भाग क में कौन सा दिया गया है। तो पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न। तो उसमें पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सैलानी का पर्याय है। तो सैलानी कौन होता है? यात्री। तो उसका उत्तर आ गया हमारा ग ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। तो शुद्ध शब्द जो ख ऑप्शन में दिया गया है वो है व्यवहार। व्यवहार को शुद्ध रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि हमें पता चल जाएगा वाक्य में से स्वर नाम शब्द चुने। तो स्वर नाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो वो क्या है? तुम्हें। ठीक है, का ऑप्शन में। आगे चौथा प्रश्न है कि वह जोर से चिल्लाया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द चुने। तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो क्रिया है चिल्लाया, तो विशेषण क्या हुआ? जोर से। तो यहाँ पर ख ऑप्शन इसका उत्तर हो गया। ख उत्तर होगा जोर से। आगे पांचवा प्रश्न दिया गया है कि हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। इस वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक चुनकर लिखिए। तो सही कारक कौन सा है? खेलों में भाग लेना अधिकरण कारक है। ठीक है, ख ऑप्शन हो गया। आगे चौथा प्रश्न दिया गया है कि इसमें प्रभाव शब्द से बनने वाला सही विशेषण कौन सा होगा। तो उसका उत्तर है प्रभावित। ठीक है, घ ऑप्शन चौथी ऑप्शन हो गया। आगे दूसरा भाग जो है इसका प्रश्न शुरू होता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें पहला प्रश्न है कि राखी की चुनौती कविता के अनुसार बताएं कि लता कहाँ फूली नहीं समाती। तो लता जो है वो वन में फूली नहीं समाती। का ऑप्शन इसका उत्तर हो गया। दूसरा है कि माँ कविता के अनुसार बताएं कि माँ का हथियार क्या है। तो माँ का हथियार क्या होता है? उसका साहस होता है। वो चौथी ऑप्शन में दिया गया है। आगे तीसरा पार्ट जो दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें पहला है कि कपोत राज शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो कपोत मतलब कबूतर, तो राज मतलब राजा, कबूतरों का राजा। तीसरा ऑप्शन इसका उत्तर हो गया। आगे दूसरा प्रश्न दिया गया कि चेष्टा का सही अर्थ चुने। तो चेष्टा करना मतलब कोशिश करना। आगे अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 4 प्रश्नों के उत्तर दें। पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं। पद्यांश मतलब कविता। ठीक है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल 3 दिन 4 को ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में यश लीजय, मीठे वचन सुनाव, विनय सब ही की कीजय, कह गिरधर कवि राय, अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निशिन दिन 4 रहत सब ही के दौलत। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ यहाँ पर बताया गया है कि पंक्तियों में कि दौलत कुछ दिन की मेहमान होती है और सपने में भी इसे पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। कोई भी हमें मीठे वचन जो है बोलने चाहिए और विनय सबकी करनी चाहिए। विनीत भाव से हमें बात करनी चाहिए। और यह दौलत जो है सब घट, तो सब और जो है सबके पास जाती है, पर होती क्या है? पाहुन मतलब मेहमान जो है ये 4 दिन की होती है, रहत सबकी ही वो दौलत, क्योंकि हर के पास जो है सभी के पास जो है 4 दिन ही दौलत रहती है। इसका ये पक्का ठिकाना नहीं होता है। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि पद्यांश के अनुसार हमें कब अभिमान नहीं करना चाहिए। तो उसका उत्तर आएगा दौलत पाकर। ठीक है, पहली ऑप्शन में। दूसरा है कि डैश सब ही की कीजिए, रिक्त
स्थान की पूर्ति करें। तो विनय सभी की कीजिए, तो यहाँ पर विनय शब्द आएगा, विनय। ठीक है, आगे दिया गया कि पहुन शब्द का अर्थ क्या है। पहुन मतलब मेहमान। ठीक है, धन दौलत जो होती है 4 दिन की मेहमान होती है, तो मेहमान इसका अर्थ हो गया। आगे पद्यांश, जो प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, तो इसका केंद्रीय भाव क्या हो सकता है कि अभिमान करने की शिक्षा देना। नहीं, यहाँ पर है कि अभिमान न करने की शिक्षा यहाँ पर दी गई है। आगे 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित 3 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। पहला है कि सदस्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो सदस्य का स्त्रीलिंग जो होगा वो होगा सदस्या। ठीक है, सदस्या इस प्रकार से आपने लिखना है। आगे दिया गया है दूसरा कि धूप शब्द का विपरीत शब्द से मिलान करें, तो धूप का क्या होता है, छाया, छाया। ठीक है, तो यहाँ पर छाया से इसका मिलान कर देना है। तीसरा इसमें प्रश्न दिया गया है कि सूर्य का उदय होना। ठीक है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्या होता है, सूर्योदय, सूर्योदय। ठीक है, ये इस प्रकार शुद्ध रूप से लिखा जाता है, आपने देख लेना है, सूर्योदय, सूर्योदय। आगे चौथा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। तो निर्देशानुसार उत्तर दिए गए हैं क्या, निम्नलिखित वाक्य का काल बताएं। तो काल क्या होता है, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। ठीक है, दीदी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ, तो ये क्या है, दिखाती हूँ, इसी समय चल रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर आ गया वर्तमान, वर्तमान काल इसका उत्तर है। ठीक है, आगे रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द आपने चुनना है, तो क्या आएगा, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद। ठीक है, के बाद यहाँ पर आएगा। और तीसरा है कि प्रकट शब्द में र के किस रूप का प्रयोग किया गया है, तो ये पैर में है, तो ये है पदेन र। ठीक है, आगे भाग ख में दिए गए प्रश्न हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर 2-3 पंक्तियों में दें। तो पहला प्रश्न दिया गया कि शेर किस धातु से बना हुआ था। आपको मैं एक बच्चों को बताने जा रही हूँ कि ये जो आपको पीछे दिया गया है पाठ, जब आपका फाइनल पेपर भी होगा तो आपने पाठ की जो लाइन है उसे नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ तक आपने लिखना है कि शेर किस धातु का बना था, ये प्रश्न लिखकर और इसका उत्तर आपने दे देना है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस पाठ से ये प्रश्न लिया गया है, ये आपको जो है सहायता के लिए दिया गया कि इस पाठ से संबंधित ये प्रश्न है। ये आप ना भी लिखें प्रश्न में तो भी आपने यहाँ से प्रश्न जो लिखना है और इसका उत्तर देना है। ठीक है, ये बात पहले मेरी आपने समझ लेनी है। हर प्रश्न के बाद उन्होंने पाठ का लेसन दिया गया है, इस पर आपने कोई ध्यान नहीं देना, बस आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ ये आपके सहायता के लिए है कि आप देख लें कि ये प्रश्न जो है वो किस पाठ से लिया गया है और आपको याद आए कि उस पाठ में क्या था। ठीक है, कहानी याद दिलाने के लिए ये दिया गया है, सिर्फ आपकी सहायता के लिए। बस प्रश्न जो है ये इतना ही है। ठीक है, सभी प्रश्न यहाँ तक ही हैं, ये आपकी सहायता के लिए पाठों के नाम दिए गए हैं। तो आपने कन्फ्यूज़न में नहीं आना है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अधिकतर बच्चे जो 8वीं कक्षा के छोटे होते हैं तो वो इस बात में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो इस बात में आपने कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। तो चलिए अभी हम पहले प्रश्न का देखते हैं कि शेर किस धातु का था। अभी मुझे विश्वास है कि आपको पता चल गया होगा कि आपने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपने प्रश्न को पढ़कर और उसका उत्तर देना है। ठीक है, शेर किस धातु का बना हुआ था, तो उत्तर आएगा आपका कि शेर जो था, शेर सीसा धातु, ठीक है, सीसा धातु का बना था। ठीक है, दूसरा है कि स्मार्ट कार्ड का उपयोग क्या है। ठीक है, तो स्मार्ट कार्ड का उपयोग जो है वो है, स्मार्ट कार्ड को स्वचालित प्रवेश द्वार मशीन के पास लाने से उनकी यात्रा के अनुसार, ठीक है, उनकी यात्रा के अनुसार जो है क्या है, अपने आप ही किराया जो है कट जाता है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड, ये जो सारे प्रश्न के उत्तर हैं ये मैंने लास्ट में, जब वीडियो लास्ट होगा तो उसमें आपको रिटर्न में भी एक बार पढ़ा दूंगी। यहाँ पर मैं आपको बोलकर ही उत्तर बता रही हूँ कि स्मार्ट कार्ड का
जो प्रयोग होता है वो स्वचालित प्रवेश द्वार के मशीन के पास लाने से उनकी यात्रा के अनुसार अपने आप ही किराया जो है वो किराया कट जाता है। ठीक है, अपने आप कट जाता है। तो ये इसका उपयोग हो गया एक। आगे देखिए कि नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था। तो नीलू ने जो पायलट का प्रशिक्षण था वो विदर से, ठीक है, विदर से प्राप्त किया था। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। लेखिका ने आंगन में क्या देखा। तो लेखिका ने आंगन में क्या देखा था। लेखिका ने आंगन में देखा था कि घोंसला, है ना, बैंगन के पौधे के बीच एक घोंसला देखा था। ठीक है, बैंगन के पौधे के बीच एक घोंसला देखा था। ठीक है, ये हो गया। आगे प्रश्न दिया गया है कि मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर जो आपने देना है, मनीष जो था वो इंस्पेक्टर, और जो थी सीमा, सीमा फिर से लिखते हैं, मनीष जो था इंस्पेक्टर और सीमा अध्यापिका। अध्यापिका बनना चाहती थी। ठीक है, इनके लास्ट में पीडीएफ में भी आपको पढ़कर बता दूंगी। जिनके स्पेलिंग में मिस्टेक होगा वो वहाँ से ठीक कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो बिजली के बल्ब का आविष्कार जो है वो किसने किया था, उसका नाम लिखेंगे आप। तो उसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन लास्ट में न लिखा हुआ है। एडिसन ने जो है आविष्कार किया था। ठीक है, नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं। तो नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं, आपस में गले मिलते हैं। ठीक है, आगे 8वां प्रश्न है कि डोम थिएटर जो है उसकी क्या विशेषता है। तो डोम थिएटर जो होता है उसकी विशेषता होती है कि इसमें बड़ी पिक्चर आती है। ठीक है, पिक्चर बड़ी आती है और इसकी आवाज़ भी बहुत साफ होती है। ठीक है, क्या होती है इसकी विशेषता कि थिएटर जो है इसका फ्रेम जो है क्या होता है, इसका फ्रेम बड़ा होता है। इसका फ्रेम बड़ा होता है। कितना, 10 गुना बड़ा होता है। ठीक है, 10 गुना बड़ा होता है। और जो है आवाज़ और पिक्चर जो है, आवाज़ जो है साफ और पिक्चर जो है वो पिक्चर जो होती है कैसी, बड़ी नजर आती है। ठीक है, आती है। आगे दिया गया है कि भगत सिंह स्कूल से कहाँ गए थे। तो भगत सिंह जो है स्कूल से
कहाँ गए थे? जलियांवाला बाग की पवित्र धरती को प्रणाम करने के लिए गए थे। जलियांवाला, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा, जलियांवाला बाग की भूमि को प्रणाम करने गए थे। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है कि बाघा बॉर्डर किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो इसका उत्तर है, बाघा बॉर्डर जो है कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, स्थित है। आगे दिया गया है कि बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था? तो उसका सपना क्या था? आसमान की सैर करने का सपना था। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आसमान की सैर करने का सपना था। ठीक है, तो आगे सहयोग का अर्थ पूछा गया कि सहयोग का अर्थ क्या होता है? तो सहयोग का अर्थ होता है एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का साथ देना। ठीक है, ये हो गए आपके प्रश्न छोटे। ठीक है, छोटे उत्तर वाले 1-1 अंकों के भी प्रश्न हैं। ये 12 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से आपने 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे जो है 3 प्रश्न करने हैं आपने, 4 अंकों का एक प्रश्न होगा और 12 अंक इनके सबके होंगे। तो यहाँ पर मैं बोल के आपको यहाँ पर उत्तर बोल दूंगी और उसके बाद में आपको PDF में रिटर्न में भी लास्ट में जो है वीडियो के दिखा दूँगी। अगर बच्चों को ज़रूरत हुई तो वो कर सकते हैं। कि हामिद का चिमटा, प्रश्न नंबर 3 में से 3 प्रश्न। तो पहला है, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है? ईदगाह पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो ये पाठ का वर्णन दिया गया है ताकि आपकी हेल्प हो सके कि उस पाठ में से ये प्रश्न लिया गया है। इसका आपके प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने उत्तर इतने ही प्रश्न का देना है। तो देखते हैं कि हामिद का चिमटा जो है वो रुस्तमे हिंद किस प्रकार है। उसमें दिया गया है कि हामिद जो था उसका चिमटा जो था वो रुस्तमे हिंद है, क्योंकि वह बहुत बहादुर है और इसमें आग में कूदने की शक्ति है। आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। उसके साथियों के मिट्टी के बने वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौने को तोड़ भी सकता है, अतः यह रुस्तमे हिंद ही है। ठीक है, इसका ये उत्तर हो गया। बाद में वीडियो के लास्ट में इसका आपको PDF रूप में भी मैं एक बार बोल के बता दूंगी ताकि आपके कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न, बाघा गांव के बारे में आपने क्या जाना? तो इस पाठ के आधार पर बाघा बॉर्डर के अनुसार इसका उत्तर दें। तो बाघा बॉर्डर के गांव के बारे में क्या है कि बाघा जो गांव है वो अमृतसर से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज़ादी से पहले अंग्रेजों के समय बाघा गांव पंजाब की लाहौर डिवीज़न में स्थित था। बाघा गांव विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बंट गया। यह गांव दोनों देशों के मध्य मतलब बीच थल यातायात का साधन है। थल मतलब रास्ता, सड़क के मार्ग के द्वारा जो है यातायात का साधन है। और संध्या के समय झंडा उतारने की रस्म यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया। आगे तीसरा प्रश्न है कि कल्पना चावला का सपना कब और कैसे पूरा हुआ? तो इसका उत्तर है कि कल्पना चावला जो बचपन से ही आसमान में सैर करने का सपना देखा करती थी, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वह अमेरिका चली गई। वहां उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ अंतरिक्ष यात्रा का तकनीकी प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग प्राप्त की। फिर 19 नवंबर 1997 को कल्पना ने अपने दल के साथ STS
87 अंतरिक्ष यान द्वारा पहली बार उड़ान भरी और अपना सपना पूरा किया? ये इसका उत्तर हो गया। आगे है कि भूमिगत प्लेटफार्म से आप क्या समझते हैं? भूमिगत मतलब भूमि के नीचे, ठीक है। तो यह भूमि के अंदर सुरंग खोदकर बनाया जाता है। भूमि के अंदर ही पटरी बनाई जाती है जिस पर मेट्रो रेलें चलती हैं। भूमिगत प्लेटफार्म में वे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो सामान्य प्लेटफार्म पर उपलब्ध होती हैं। उपलब्ध मतलब प्राप्त होती हैं। तो आखिरी प्रश्न इसमें है कि चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? तो इसका उत्तर है कि चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को पहले पानी में डुबोने के लिए कहा, फिर उसने नौकरों को कहकर पिंजरे के चारों ओर आग लगवा दी। आग लगने से सीसा धातु से बनी शेर की मूर्ति पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गई। इस प्रकार उसने जो है शेर को बाहर निकाला। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गए और इन प्रश्नों का PDF रूप में लास्ट में मैं आपको पढ़कर फिर से बता दूंगी ताकि आपको कोई भी गलती ना हो। आगे दिए गए हैं कि कौन सा संवाद किसने किसको कहा, ठीक है। निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहे, किन्हीं दो के उत्तर दें। 2 देने हैं तो 1-1 अंक के हैं ये मैंने आपको जो है रूपरेखा प्रश्न पत्र की थी उसमें बताया था। तो देखें, यह चिमटा कहाँ से लाया, ये किसने कहे हो? ईदगाह पाठ में, ठीक है। ईदगाह पाठ में जो है वो किसने कहे थे? अमीना ने किसे कहे थे? हामिद को, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, इस बेबे के हाथ से बनी रोटियां खाएंगे हम। तो ये सरफरोशी की तमन्ना पाठ के आधार पर आपने बताना है तो किसने कहे थे। तो ये जो शब्द हैं वो वैसे असल रूप में जो है राम प्रसाद विस्मल के कहे हुए शब्द हैं ये, ठीक है। राम प्रसाद विस्मल के। तो यहाँ पर भगत सिंह के हो गए, ठीक है, ये शब्द हो गए। तो तीसरा प्रश्न है कि अपने साथियों को कहे, ठीक है। और इस पिंजरे के चारों ओर आग लगाने का प्रबंध किया जाए, ये पिंजरे के शेर में किसने किसको कहे थे। तो ये जो है शब्द, ये राजा जो था महापद्म नंद ने दरबारियों से कहे। दरबारियों से कहे, ठीक है। अपने दरबारियों से उन्होंने ये शब्द कहे थे। आगे हमारा भाग नंबर ग आ गया, तीसरा भाग आ गया, जिसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है। अब हमने इन लाइनों को हिंदी में लिखना है कि कैसे लिखी जाती हैं, ताकि हमें जो है जो एक जो लाइन है ना, 2 इनमें से करने हैं आपने और 2-2 अंक के हैं। मतलब अगर आपके 2 ठीक हो जाते हैं तो इसके मतलब आपको 4 अंक मिल जाएंगे। एक ऑप्शन आपको दिया गया है, सारे बच्चे इकट्ठे हंस पाए। और इसका हिंदी में क्या लिखेंगे, कैसे? सभी बच्चे इकट्ठा हंस पड़े, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है, आज मेरे जीवन नू खतरा लग रहा है। तो आज मेरे जीवन को खतरा लग रहा है। इस प्रकार हो गया 2। आगे तीसरा है कि ये धरती ते जीवन का मूल आधार है। यह धरती पर जीवन का मूल आधार, ठीक है, आधार करना यहाँ पर आएगा, आधार है। ये हो गए तीनों प्रश्न, तीनों के उत्तर। आगे आपको दिया गया है एक निम्नलिखित गद्यांश, ठीक है, एक पैरा दिया गया है, को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। तो ये देखते हैं पहले क्या है कि 19वीं शताब्दी में यह राष्ट्रीय जागरण संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त हो रहा था, जिसमें भारतीयता के साथ आधुनिकता का संगम
था। स्वामी विवेकानंद ने तो अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों से भारत लौटकर पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिलन से भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न देखा। उन्होंने माना कि भारत और पश्चिम की मूल गति एवं उद्देश्य भिन्न है, परंतु भारत को जागना होगा, कुसंस्कारों एवं जातीय विद्वेष को त्यागना होगा, शिक्षित होकर देश की अशिक्षित गरीब जनता को ही दरिद्र नारायण मानकर उनकी सेवा करनी होगी, उनका उत्थान करना होगा। विवेकानंद का मत था कि भारत में जो जितना दरिद्र है, दरिद्र मतलब गरीब है, वह उतना ही साधु है, मतलब अच्छा है। वह यहाँ गरीबी अपराध या पाप नहीं है और दरिद्रों की अपेक्षा धनिकों को अधिक प्रकाश की जरूरत है। वे चाहते थे कि हम नीच, अज्ञानी, दरिद्र सभी को भाई माने, मतलब समानता का उन्होंने संदेश दिया और गर्व से हम सब भाई भारतवासी हैं। मनुष्य को मानव मानना, आदमी को इंसान बनाना आवश्यक है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें संस्कारी, मानव, हमदर्द इंसान बना सके। और विचारों में विवेकानंद गांधी से अधिक दूर नहीं थे और ऐसे ही विचारकों का चिंतन 19वीं शताब्दी में भारत को उद्वेलित कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारा पैरा हो गया। अभी इसको जो है इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे हम। क्या आएंगे? पहला प्रश्न है कि किस सदी में संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय जागरण अभिव्यक्त हो रहा था? तो वो कौन सी सदी थी? 19वीं सदी। ठीक है, तो आपने चाहे तो जिस प्रकार दिया गया है उत्तर 19वीं शताब्दी। ठीक है, ये आपका पहले का उत्तर आएगा। ठीक है, आगे दूसरा दिया गया है यानी कि 19वीं सदी थी। तो आगे दूसरा है कि विवेकानंद ने क्या सपना देखा था? उनका सपना क्या था? देखते हैं कि विवेकानंद कि उन्होंने देखा था कि पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिलन से भारत को आधुनिक बनाने का उन्होंने सपना देखा था। ठीक है, यहाँ से आएगा पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिलन से भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न उन्होंने देखा था। ये दूसरे का उत्तर हो गया। पहले का उत्तर यहाँ तक हो गया। आगे तीसरा प्रश्न है कि विवेकानंद के अनुसार भारतवासियों को कैसी शिक्षा की जरूरत है? तो कैसी शिक्षा की जरूरत है? देखिए, तो यहाँ पर शिक्षा के लिए हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें संस्कारी मानव, ठीक है, शिक्षा की जरूरत है कि संस्कारी मानव हमदर्द इंसान बना सके। तो ये इसका तीसरे का उत्तर हो गया। आगे विवेकानंद के अनुसार किसे अधिक प्रकाश की जरूरत है? तो वो किनको है? धनिकों को अधिक प्रकाश की जरूरत है। ठीक है, धनिक मतलब अमीर। ठीक है, धनिकों को अधिक प्रकाश की जरूरत है। चौथे का उत्तर हो गया। आगे हमारा है कि दरिद्र शब्द का अर्थ, दरिद्र शब्द का अर्थ होता है गरीब। ठीक है, गरीबों को। ठीक है, या गरीब लिख लीजिए, दरिद्र मतलब गरीब। और प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक होगा इसका 19वीं सदी में भारत, या फिर आपने लिखना है कि भारत में राष्ट्रीय जागरण। इसका लिखना है क्या? भारत में राष्ट्रीय जागरण। ठीक है, ये आपका जो होगा क्या शीर्षक है, मतलब टाइटल। आगे दिया गया है कि सातवां भाग है, सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 मुहावरों या लोकोक्तियों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ जो हैं स्पष्ट हो जाएं। दंग रह जाना, तो इसका देखते हैं। दंग रह जाना मतलब होता है हैरान रह जाना। ठीक है, तो हैरान रह जाना
इसका वाक्य क्या होगा, वाक्य में प्रयोग करेंगे अगर कि इतने बड़े शेर को देखकर देव दंग रह गया। ठीक है, इतने बड़े शेर को देखकर देव दंग रह गया, ये पहले का आएगा। ताकते रह जाना, ये भी होता है हैरान रह जाना। तो राम के घर की सुंदरता देखकर मैं तो ताकता ही रह गया। पारखी आंखों वाला, पारखी आंखों वाला जो होता है परखने की समझ रखने वाला। पारखी आंखों वाले अध्यापक बच्चों के गुण आसानी से पहचान लेते हैं। चौथा है दांत खट्टे करना, मतलब पराजित करना। राणा सांगा ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। पांचवा लोहा मनवाना, अपनी योग्यता स्वीकार करवाना। भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। करारा जवाब देना, उल्टा जवाब देना। रवि ने विवेक को थप्पड़ मार कर करारा जवाब दिया। सातवां है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिन का आनंद। जवानी का जोश अच्छा नहीं, क्योंकि यह 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसा है। आठवां है जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा से ही रास्ता निकलता है। कल्पना चावला बचपन से ही आसमान की सैर करने का सपना देखती थी और उसने पूरा भी किया। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। इस प्रकार ये सारे जो है मुहावरे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया और इनका PDF में भी अभी पढ़ कर बता दूंगी। और इसके बाद में च भाग में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखना है आपने। ठीक है, तो ये पत्र दोनों दिए गए हैं। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु जो है मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। और दूसरा दिया गया है कि अथवा दिया गया बीच में, उसने अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखें। तो ये दोनों पत्र जो हैं आपके, ये मैं आपको करवाती हूँ PDF के रूप में। तो आपका जो प्रार्थना पत्र आए हैं उनमें से ऑप्शन दी गई है, दोनों में से एक आपने ठीक तरह से कर लेना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है कि स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए स्कूल के मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। तो वह किस प्रकार लिखना है, देखिए। पहले आपने लिखना होता है सेवा में। ठीक है, सेवा में मुख्य अध्यापक जी आपके जो भी स्कूल का नाम, ठीक है। अगर ऊपर दिया गया ठीक है, नहीं तो आपने मिडिल स्कूल लिख लेना, पर वहाँ पर आपने यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर शहर लिख देना है। ठीक है, शहर लिख देना कोई भी। तो उसके बाद में आपने लिखना है विषय। ठीक है, विषय क्या है आपका, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसमें लिखेंगे श्रीमान जी। आगे आपने लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का तबादला मानवाला से मानसा हो गया है और इसलिए मेरा इस स्कूल में पढ़ाई जारी रखना कठिन है, अतः मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें ताकि मैं मानसा जाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी में यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, आज्ञाकारी ऐसा होगा, आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, यहाँ पर शिष्या भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना नाम, ठीक है, यहाँ पर आपने नाम नहीं लिखना है, तो कुछ भी क ख ग लिख देना यहाँ पर आपने। ठीक है, क्योंकि पेपर में जब फाइनल पेपर होगा तो यहाँ पर आपने क ख ग लिख देना है। ठीक है, नाम अगर लिखना चाहें तो लिख दें। और कक्षा 8वीं, ठीक है, कक्षा 8वीं, यहाँ पर निबंध नहीं आएगा, कक्षा 8वीं आप अपना रोल नंबर जो आपका पेपर में, फाइनल पेपर में बोर्ड के ओर से रोल नंबर दिया गया है वो रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर उस दिन जिस दिन पेपर है आपका उस दिन की तारीख डाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका पत्र पूरा हुआ, ये पहले वाला। और दूसरा आपसे प्रश्न में पूछा गया है पत्र की बहन के विवाह में, ठीक है, अपनी बहन के विवाह के लिए, विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को निमंत्रण, मित्र मतलब दोस्त या सहेली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मित्र लिखा हुआ है ना, तो कई बार यहाँ पर सहेली भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है। मित्र को निमंत्रण आपने लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि परीक्षा भवन, क्योंकि उसका एड्रेस लिखना है ना, तो परीक्षा भवन मनसा ऐसे ही लिख देना आपने। तिथि आपकी जिस दिन पेपर हो रहा है उस दिन की डेट लिख देनी है आपने। फिर लिखना है प्रिय मित्र, जिसका भी नाम आप लिखना चाहते हैं, सुमन, मोहन, जो भी लिख लें।
आगे सत श्री अकाल, ठीक है, या नमस्ते लिख लें। उसके बाद में आप लिखेंगे कि तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी बहन रमन का विवाह दिनांक मतलब डेट यहाँ पर कोई भी तारीख जो है उस पेपर की उससे आगे की डेट लिख देनी है यहाँ पर। जैसे आपका पेपर 16 तारीख को है तो आपने 18 या 20 तारीख लिख देनी है, ठीक है, ठीक है, ऐसे तारीख देनी है। को होना तय हुआ है, मैं तुम्हें इस विवाह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। अंकल आंटी जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र मोहन। यहाँ पर कोई भी नाम लिख दो। तो ठीक है, ये वाले दोनों हो गए आपके पत्र। और इसके बाद में आपसे जो है जो निबंध दिए गए हैं, ठीक है, निबंध के संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। तो उनमें से 3 आपको निबंध दिए गए हैं और उनके संकेत बिंदु दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो तीसरा दिया गया है। पहले वाला क्या दिया गया है आपका, प्रदूषण की समस्या, ठीक है, पहले वही वाला करते हैं। प्रदूषण की समस्या मैं आपको अगले वीडियो में कि किस प्रकार से संकेत बिंदुओं को विकसित करके हम आसानी से मतलब ट्रिक के माध्यम से जो है वो निबंध की रचना कर सकते हैं, वो जो है आगे वाले वीडियो में बताऊंगी कि किस प्रकार आप कर सकते हैं। इसमें मैं वैसे ही आपको प्रदूषण की समस्या और समाधान जो निबंध है वो पढ़कर सुना देती हूँ। आपने उसे ठीक तरह से लिखना, 2-4 बार पढ़ के जो है रिवाइज कर लेना है कि जब पर्यावरण या वातावरण लिख लीजिए कि पर्यावरण में एक या अधिक से अधिक तत्वों की मात्रा अपने निश्चित अनुपात से बढ़ने लगती है तो परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है, मतलब बदलाव होना शुरू हो जाता है। पर्यावरण में होने वाले इस घटक परिवर्तन को ही प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। संज्ञा मतलब नाम दिया जाता है। प्रदूषण मानव के लिए हर तरह से हानिकारक है। प्रदूषण के विभिन्न रूप हो सकते हैं। इनमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण मुख्य हैं। मतलब 4 प्रकार के प्रदूषण हैं मुख्य रूप से। वायु प्रदूषण क्या होता है? इसका सबसे बड़ा कारण कारखानों और वाहनों में की बढ़ती हुई संख्या है। इनमें से निकलने वाला धुआं वायु में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ा रहा है। लकड़ी और कोयला आदि कार्बनिक पदार्थों के जलने के कारण भी वायुमंडल जो है प्रदूषित होता है और इन गैसों से प्रदूषित वायु में सांस लेने से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, साथ ही लोगों का जीवन स्तर भी प्रभावित होता है। दूसरा प्रदूषण होता है जल प्रदूषण। इसका सबसे बड़ा कारण साफ जल में कारखानों और अन्य तरीकों से व्यर्थ पदार्थों को मिलाने से होता है। मानव द्वारा उपयोग में लाया गया जल व्यर्थ पदार्थों जैसे कि मल मूत्र, साबुन आदि गंदगी से युक्त होता है और इस प्रदूषित जल को नालों के द्वारा नदियों में बहा दिया जाता है और ऐसा जल पीने योग्य नहीं रहता है और इसे यदि पी लिया जाए तो स्वास्थ्य में विपरीत असर पड़ता है। विपरीत मतलब बुरा असर पड़ता है। तीसरा दिया गया भूमि प्रदूषण। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए इसमें रासायनिक खाद डाली जाती है, इसे भी भूमि प्रदूषण कहते हैं। इसे ही मनुष्य ने जब से वनों को काटना प्रारंभ किया मतलब शुरू किया, जिससे उपजाऊ मिट्टी का भी कटाव हो रहा है। आगे चौथा प्रदूषण दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि मतलब आवाज़ का प्रदूषण। अनेक प्रकार के वाहन, लाउड स्पीकर और औद्योगिक कारखानों की मशीनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। इससे लोगों में सर दर्द और आदि बीमारियां जो है पाई जाती हैं। अभी प्रदूषण का हम समाधान क्या करेंगे? प्रदूषण के समाधान। प्रदूषण को रोकने के लिए वायुमंडल को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। इस ओर जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने प्राथमिकता देना चाहिए और इस प्रकार प्रदूषण युक्त वातावरण का निर्माण जो है किया जा सकता है। प्रदूषण युक्त है यहाँ दिया गया है, प्रदूषण मुक्त आएगा यहाँ पर। इस प्रकार प्रदूषण मुक्त जो है वातावरण का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद में एक है प्रातः काल की सैर। प्रातः मतलब सवेर की सैर जो है। अधिकतर विद्यार्थी जो है प्रातः काल की सैर ऊपर जो हेडिंग देना ही है वो ही गलत तरीके से लिख देते हैं कि प्रातः काल ही अकेला लिख कर आ जाते हैं। नहीं, आपने पूरा ही जिस प्रकार दिया गया है कि प्रातः काल की सैर, तो इसी प्रकार से जो है शीर्षक देना है और आगे लिखना है।
कि प्रातःकाल का समय शांत, निर्मल व सुहावना होता है। ऐसे समय में सैर करने से फेफड़ों को शुद्ध हवा मिलती है, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं, शरीर में ताजगी आती है। सुबह के समय पेड़ ऑक्सीजन अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, उस समय उनके पास अधिक समय रहना स्वस्थ बनाता है। पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकल आते हैं, उनका मधुर स्वर मन को खुशी देता है। धीरे धीरे बहती खुशबू मन को ताजगी प्रदान करती है। घास पर पड़ी ओस की बूंदें मोती की तरह लगती हैं। उगते सूरज की लाली और किरणों में अंधकार के साथ कई कीटाणुओं को खत्म करने की क्षमता होती है। प्रातःकाल की सैर खुले मन से करनी चाहिए, प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। हरी घास पर नंगे पांव चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, उम्र लंबी एवं शरीर जो है वो स्वस्थ होता है। मैं भी रोज अपने मित्र के साथ प्रातःकाल की सैर को जाता हूँ। हम नज़दीक ही एक पार्क में सैर करते हैं। यहाँ पक्षी चहचहाने की आवाज़ मन को खुश कर देती है। हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए हम सबको प्रातःकाल की सैर करनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार जो है आपके निबंध भाग जो है पूरा हुआ। और इसमें जो है शहीद भगत सिंह का निबंध जो है वो अलग से PDF में है, तो वो मैं बाद में करवाती हूँ आपको। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि सरदार भगत सिंह कक्षा 8वीं का जो निबंध है कि भारत देश क्रांतिकारियों और वीरों की भूमि, जन्मभूमि है। ठीक है, भारत निबंध भगत सिंह, भारत देश क्रांतिकारियों और वीरों की जन्मभूमि है और इसमें हमारे देश भारत को आज़ाद करवाने के लिए कई देशभक्तों ने अपने बलिदान दिए। सरदार भगत सिंह का नाम इन देशभक्तों में प्रमुख रूप से लिया जाता है। जन्म और माता पिता। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह जी के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उनके पिता व चाचा को जेल से रिहा किया गया था। इसी खुशी में उनकी दादी ने उनका नाम भागोवाला रखा था। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। बचपन और शिक्षा। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक मतलब शुरू की पढ़ाई जो है वो अपने गांव से ही पूरी की थी। उन्होंने 1917 में DAV कॉलेज से अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी और भगत सिंह हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी के अलावा बंगला भाषा भी जानते थे। बचपन से उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। एक बार बचपन में भगत सिंह ने अपने पिता की बंदूक को खेत में गाड़ दिया था। जब पिता ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि एक बंदूक से कई बंदूकें पैदा होंगी और इन्हें मैं अपने साथियों में बांट दूंगा और इनसे हम अंग्रेजों से लड़ेंगे और भारत माता को जो है आज़ाद करवाएंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को बहुत प्रभावित किया। इस दुखद घटना के बाद उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ किया, मतलब शुरू कर दिया। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए सन 1926 को नौजवान भारत सभा की स्थापना की। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया, मृत्यु मतलब मौत का, और उन्होंने लाहौर में सैंडर्स को मारा। इसके बाद में असेंबली में बम फेंकना। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के शोषण व गलत नीतियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में एक धमाके वाला खाली बम फेंका। वे वहां से भागे नहीं बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। सरदार भगत सिंह जानते थे कि अंग्रेजी सरकार इस जुर्म में फांसी की सजा देगी, परंतु वे अपनी कुर्बानी से देश में जागृति लाना चाहते थे। आज़ादी की लौ को सारे देश में जगाना चाहते थे। भगत सिंह की शहादत मतलब शहीदी
17 अक्टूबर 1930 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुना दी गई और 23 मार्च सन 1931 को लाहौर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उपसंहार मतलब इसका आखिर क्या आएगा कि भगत सिंह को शहीद-ए-आज़म कहा जाता है और उन्होंने केवल 22 साल की उम्र में ही खुशी खुशी अपने जीवन का बलिदान दिया, खुशी खुशी अपने जीवन का उन्होंने बलिदान दे दिया। और आज भी जो सारा देश है वह उनकी कुर्बानी को याद करते हुए उनके जो है नतमस्तक, उनके आगे जो है हम लोग नतमस्तक होते हैं, मतलब अपना मस्तक झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं उनकी शहादत के कारण। इस प्रकार आपके सभी निबंध और जो पत्र हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। और इसके बाद में आपका जो है एक चार्ट भाग है जहाँ पर दिए गए होंगे आपके लास्ट में कि शब्द रचना करनी है, सार्थक शब्द पहले आपने उसमें से ढूंढने हैं बॉक्स में से, और फिर सार्थक 8 शब्द बनाने हैं और 8 शब्दों को फिर बाद में जो है उन सार्थक शब्दों के वाक्य बनाने हैं। तो वो अब देखते हैं किस प्रकार से। तो लास्ट में दिए गए हैं निम्नलिखित सारणी में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे 8 सार्थक शब्द छिपे हैं, इनमें से 5 सार्थक शब्द ढूंढिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। तो पहले हम बनाते हैं कि मेला, एक शब्द बन गया हमारा मेला, ठीक है। दूसरा हमारा बन गया भूमि, ठीक है। तीसरा बन गया हमारा आकाश, ठीक है। आगे हमारा चिमटा बन गया, 4 शब्द हो गए। इसके बाद में अतः शब्द एक बन जाएगा, फिर उसके बाद में हमारा शब्द बनेगा एक शब्द जो है हमारा एक है तय, तय बन जाएगा एक शब्द हमारा। एक बनेगा हमारा अतः, अतः, ठीक है, अतः तय, तय। और आपके शब्द होगा एक काम बन जाएगा, ठीक है, काम, यहाँ से यहाँ तक काम बन गया, ठीक है। इस प्रकार हमने जो है 8 जो सार्थक शब्द बना लिए हैं। तो अभी इन शब्दों को जो है इनमें से कोई 5 शब्दों के लिए हमने वाक्य निर्माण करना है। जिस प्रकार आप लिख सकते हैं कि मेला, आज मैं मेला देखने गया, आज मैं मेला देखने गया, ठीक है। इसके बाद में भूमि, भूमि पूजा करो, ठीक है। आकाश, आज आकाश साफ है, ठीक है। और चिमटा का क्या आएगा कि चिमटा, है ना, हामिद ने चिमटा लिया, ठीक है। और काश का क्या आएगा कि काश, काश बारिश हो जाए, ठीक है, काश बारिश हो जाए। तो इस प्रकार हम जो है 5 जो है वाक्य बना सकते हैं। जैसे आप अभी आप देख लेंगे कि मेला, तो मेला का क्या आएगा कि मैंने मेला, जिन बच्चों को लिखने में परेशानी होती है, आज मैंने मेला देखा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आगे वाला PDF आपको दिखा देती हूँ। तो मेला, आज मैं मेला देखने गया, ठीक है। और आज मैं मेला देखने गया। आगे भूमि का आएगा भूमि पूजा करो, और आकाश का आएगा आज आकाश साफ है, और चिमटा का आएगा हामिद ने चिमटा लिया, और काश, काश बारिश हो जाए, काम, अत, अत और तय, ये शब्द थे। तो इस भाग से संबंधित ये वाले आपने कर लेने हैं। इसके बाद में हम देखेंगे जो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं PDF नोट्स के रूप में आपको प्रश्नों के उत्तर दे दूंगी, वहाँ से आपने बिल्कुल सही सही याद कर लेनी है। तो उस PDF को देखते हैं।
हाँ, तो 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आपको बोलकर करवाए थे उनका लिखित रूप में भी आप देख लें, ताकि आपकी कोई गलती ना रहे। और इनको मैंने आपको ये काम जो है होमवर्क के लिए दिया है, तो इसमें आपने सारे का सारा मॉडल टेस्ट पेपर जो है अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख कर लाना है। तो इससे आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि सीसा धातु का बना था। ठीक है, तो क्या सीसा धातु का बना हुआ था? शेर। ठीक है, आगे है कि स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग है? तो स्मार्ट कार्ड को स्वचालित प्रवेश द्वार मशीन के पास लाने से उनकी यात्रा के अनुसार अपने आप ही जो है किराया कट जाता है। आगे तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि अनिल शर्मा जो थे वो कहाँ से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो वो विदर से उन्होंने प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्राप्त की थी। आगे है कि जो पौधा आपने जो मालकिन थी, ठीक है, उन्होंने अपने आंगन में क्या देखा? तो उसने बैंगन के पौधे के बीच एक घोंसला देखा था। ठीक है, और उस घोंसले में लाल रंग के जो है छोटे छोटे 4 अंडे थे। ये हो गया। आगे दिया गया है कि मनीष और सीमा जो है क्या बनना चाहते थे? तो मनीष इंस्पेक्टर और सीमा जो है अध्यापिका बनना चाहती थी। आगे पूछा गया कि बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। 7वां प्रश्न है कि लोग जो ईद के बाद में लोग आपस में गले मिलते हैं। 8वां प्रश्न दिया गया है कि जो आपका डूम थिएटर है वो कैसा होता है? ठीक है, तो इसका फ्रेम जो है आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है और इसमें पिक्चर बड़ी आती है और इसकी आवाज़ भी बहुत साफ़ होती है। आगे कि भगत सिंह जो है वो कहाँ गए थे? तो कॉलेज के बाद वे जलियांवाला बाग की पवित्र धरती को प्रणाम करने के लिए गए थे। 10वां प्रश्न है कि बाघा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। किन देशों के मध्य में यह स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य में है। 11वां प्रश्न है कि कल्पना चावला क्या बनना चाहती थी? तो कल्पना चावला जो है आसमान की सैर करने का सपना जो है वो देखती थी और यही जो उसका सपना था वो क्या था? ठीक है, आगे 12वां है कि सहयोग का क्या अर्थ होता है? सहयोग का अर्थ होता है कि किसी कार्य में एक दूसरे का साथ देना। ये छोटे प्रश्न हो गए और इसी के साथ दूसरा भाग में बड़े उत्तर वाले प्रश्न थे जो मैंने बोलकर आपको कराए थे। उनका लिखित रूप है कि हामिद का चिमटा जो है वो उसे रुस्तमे हिंद क्यों कहा जाता है? हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद है क्योंकि वह बहुत बहादुर है। उसमें आग में कूदने की शक्ति है, आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। उसके साथियों के मिट्टी के बने वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते और चिमटा अपने साथियों के खिलौनों को तोड़ भी सकता है, अतः वह रुस्तमे हिंद है। आगे दूसरा प्रश्न था कि जो बाघा गांव है उसके बारे में बताना था और यह गांव जो दिया गया है अमृतसर से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाघा गांव। और आज़ादी से पहले अंग्रेजों के समय बाघा गांव पंजाब की लाहौर डिवीजन में जो है स्थित था। बाघा गांव विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान 2 देशों के बीच में जो है बंट गया और यह गांव दोनों देशों के मध्य थल यातायात का एक मात्र साधन है। थल यातायात आपको पता ही है, सड़कों के रास्ते से ये जो यातायात किया जाता है। संध्या के समय यानी कि शाम के समय झंडा उतारने की रस्म यहाँ का मुख्य जो है आकर्षण का केंद्र है। आगे तीसरा प्रश्न है कि कल्पना चावला का जो सपना था कब और कैसे पूरा हुआ? और वह बचपन से ही आसमान की सैर करने का सपना देखती थी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अमेरिका चली गई। वहाँ उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ अंतरिक्ष यात्रा का तकनीकी प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, मतलब ट्रेनिंग प्राप्त की। और फिर 19 नवंबर 1997 को कल्पना ने अपने दल के साथ STS अंतरिक्ष यात्रा द्वारा पहली उड़ान भरकर अपना सपना जो है वो पूरा किया। इसी प्रकार आगे जो प्रश्न दिया गया है
वो क्या है कि जो प्लेटफार्म होता है, भूमिगत प्लेटफार्म, वो कैसा होता है ना। तो भूमिगत प्लेटफार्म भूमि के अंदर सुरंग खोदकर बनाया जाता है और भूमि के अंदर ही पटड़ी बनाई जाती है और जिस पर मेट्रो रेलें चलती हैं। और भूमिगत प्लेटफार्म में वे सारी जो है सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो है सामान्य मतलब आम प्लेटफार्म पर उपलब्ध होती हैं, मतलब प्राप्त होती हैं। आगे 5वां प्रश्न था कि चंद्रगुप्त ने पिंजरे से शेर को कैसे बाहर निकाला। तो पहले उसने क्या किया, चंद्रगुप्त ने पिंजरे से शेर को पहले पानी में डुबोने के लिए कहा। फिर उसने नौकरों से कहकर पिंजरे के चारों तरफ और जो है आग लगवा दी। आग लगने से सीसा धातु से बनी शेर की मूर्ति जो है पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गई। इस प्रकार उसने जो है बाहर निकाल दिया शेर को। आगे प्रश्न दिया गया था कि यह चिमटा कहाँ से लाया। तो अमीना ने ये शब्द हामिद से कहे थे। और उसके बाद में जो था कि इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। तो ये किसने कहे थे, ये महापद्म नंद ने दरबारियों से कहे थे। और जो दूसरा था वो था राम प्रसाद के ने ये शब्द कहे, या भगत सिंह ने ये शब्द कहे थे। और इसके साथ ही आपके मुहावरे जो थे उनका भी लिखित रूप में मैंने यहाँ वर्णन किया है कि दंग रह जाना, हैरान होना, इतने बड़े शेर को देखकर देव दंग रह गया। दूसरा है ताकते रह जाना, हैरान रह जाना, राम के घर की सुंदरता देखकर मैं तो ताकता ही रह गया।